हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। आज हम लोग को आईपीसी में सेक्शन 171 ए से लेकर 298 तक 298 तक कवर करना है। देखिए, इसमें जो है सिर्फ हम इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि जो इतनी दूर तक जो है 171 ए से 298 तक ये सिर्फ प्री के क्वेश्चंस बनते हैं और उसमें भी पूरे नहीं पढ़ने हैं आपको। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग सेक्शन कवर करेंगे और उसके साथ साथ उसमें अगर कोई दंड बताया गया है, दंड तो हालांकि काफ़ी सेक्शंस में बताए गए हैं, बट दंड को हम वहीं देखेंगे जहां हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, उनको आप दंड को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दंड को पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस दंड में क्या पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, तो इतना हम लोग कवर करेंगे आज की डेट में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा है लेक्चर वो सीधे सेक्शन 171 से शुरू होगा। 171 ABC, कैपिटल ABC इससे शुरू होगा। एक रिक्वेस्ट आपसे होगी कि आप डायरेक्ट आप खोल के बैठें और पेन ले लें या हाइलाइटर ले लें, जो आप ले सकते हो आप ले लीजिए। डायरेक्ट साथ में रहे, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे जो डायरेक्ट पे ही आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या आपको सहूलियत ज़्यादा लगती हो तो आप कॉपी पेन ले सकते हैं, उस पर भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और कि यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है देखने में या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने एक चीज़ बताया था पिछली वीडियो में बताया था और इसमें भी मैं बता रहा हूँ, वीडियो को हमेशा यू मोड में देखा करिए, रोटेट मोड में। यदि फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। PDF में पूरा क्लियर रहता है, उससे आप मिलान कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वह है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में देखिए, चैप्टर तो कई है बट इसमें से सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर इतना नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सेक्शंस उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, जैसे हमने एक ग्रुप ये बना दिया, इतना पढ़ना है, फिर ये इतना पढ़ना है, इस हिसाब से हम लोग एक ग्रुप में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ठीक रहेगा पढ़ने में भी। आपको जब आप पढ़ने बैठेंगे तो एक लाइन से उसी चीज़ के बारे में आप पढ़ ले जाएंगे। तो पहला जो हमें टॉपिक कवर करना है वो निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में पढ़ना है। सेक्शन 171 171, इसमें BCD आई थिंक DABCDE, यहां देख लीजिएगा ये E होगा, ये लगता है D हो गया है, यहां पे E होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर E होगा। ठीक है, तो हम लोग BCDE पढ़ेंगे 171 में। 171 में ये B कैपिटल है, सभी ध्यान रखिएगा आप। B क्या कहता है? रिश्वत की बात करता है। रिश्वत क्या है? रिश्वत चाहे आप ले रहे हैं चाहे आप दे रहे हैं, वहां उसको दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, चाहे कोई रिश्वत दे रहा हो तो भी और जो रिश्वत ले रहा है वो भी इस रिश्वत के अंतर्गत शामिल माना जाएगा। आपसे पूछा जाए कि रिश्वत कहाँ है तो आप बताएंगे सेक्शन 171 के B में है। ठीक है, कैपिटल B, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिश्वत के लिए दंड का प्रावधान कहाँ है? D में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। B में रिश्वत की बात की गई है, D में रिश्वत के लिए दंड का प्रावधान किया गया। कितना किया गया है? 1 वर्ष, ये याद रखिएगा, दंड इंपॉर्टेंट है यहां पर। 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कितना? 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। B में रिश्वत है, D में रिश्वत के लिए दंड का प्रावधान है। ओके, चलिए C, निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। ठीक है, असम्यक असर कोई डाल दे निर्वाचक, कि यह कह दे कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। ठीक है, आपका सत्यानाश हो जाएगा, कुछ अनहोनी आपके साथ घट जाएगी। ये आप क्या कर रहे हैं? जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उसके मन में क्या है? असम्यक असर आप डाल रहे हैं कि वो आपको वोट दें। तो ये क्या है?
यहां पर सी में बताया गया है कि निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। ई क्या कहते हैं, निर्वाचनों में प्रतिरूपण, एक की जगह दूसरा कोई चला है, ठीक है, निर्वाचनों में प्रतिरूपण। तो इसमें इतने पॉइंट पढ़ना है। क्या हमने पढ़ा पहला चीज 171, ये कैपिटल हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कैपिटल बी में रिश्वत है और डी में रिश्वत के लिए दंड है 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों से। फिर सी में है निर्वाचनों में असम्यक असर डालना और ई है निर्वाचनों में प्रतिरूपण। ध्यान दीजिएगा ये सब चीजों पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये हमने क्या कहा, निर्वाचनों में प्रतिरूपण की बात की गई। अब आप बताइए कि इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको, उसमें भी प्रतिरूपण की बात हमने की थी। कौन सा ऐसा सेक्शन था वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ऐसा कौन सा सेक्शन था। ये हुआ 171, 171 का ये पूरा सेक्शन हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए दंड बताए गए हैं। ये एक लाइन से दंड है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या नहीं करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, इसके संबंध में प्रावधान है। चलिए देखते हैं। 174 क्या कहता है, लोक सेवक का आदेश, आदेश में क्या शामिल होगा, समन, सूचना, उद्घोषणा। लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर हो जाना। ध्यान दीजिएगा, लोक सेवक का आदेश, आदेश में तीनों चीज शामिल होंगी, समन हो सकता है, सूचना हो सकता है या उद्घोषणा हो सकता है, ठीक है। तो न मानकर क्या हो जाए, आप गैर हाजिर हो जाएं, चले जाएं कहीं, ठीक है, नजरअंदाज कर दें उसके आदेश को। जैसे समन भेजा गया कि फला तारीख को आप न्यायालय में उपस्थित हो, मगर आप क्या करते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं या क्या करते हैं, उस टाइम में आप उपस्थित नहीं होते हैं, तो यहां पे उल्लंघन माना गया सेक्शन 174 के अधीन। ध्यान रहे, अधिकतर ये क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी व्यक्ति को समन भेजा जा रहा है और वो गैर हाजिर हो जाए तो कहां पे दंडित किया जाएगा, तो सेक्शन 174 के अधीन। नेक्स्ट 175, 175 दस्तावेज न पेश किए जाने पर, यदि कोई व्यक्ति आबद्ध है कि दस्तावेज न्यायालय में पेश करे या किसी को भी लोक सेवक को पेश करे और वह व्यक्ति दस्तावेज को पेश नहीं करता है तो वह 175 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ध्यान रहे, यहां पर दस्तावेज की बात की गई। 175 दस्तावेज की बात करता है, 174 ऐसे आदेश की बात करता है जिसमें समन होगा, सूचना होगा, उद्घोषणा होगा, ठीक है, और या कोई अन्य आदेश भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। 174, 175, 176 क्या है, सूचना देने के लिए आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सूचना न देना। कोई व्यक्ति आबद्ध है किसी प्रकार की सूचना देने के लिए, जैसे कोई अपराध कहीं घटित हुआ है, उसकी सूचना देना, लोक सेवक को उसको आबद्ध किया गया है कि वो सूचना देगा लोक सेवक को, बट वो क्या करता है, वो सूचना लोक सेवक को नहीं देता है, तो किस दंड से दंडित किया जाएगा, किस सेक्शन के अधीन, 176 के अधीन उसको दंडित किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यहां क्या है, सूचना है, ध्यान रहे। यहां आदेश की बात की गई 174 में, 175 दस्तावेज की बात करता है, 176 सूचना की बात करता है, 179 क्या बात करता है, आबद्ध होते हुए लोक सेवक के प्रश्न का उत्तर न देना। यदि कोई व्यक्ति आबद्ध किया गया है कि वह लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर देगा और वह उत्तर नहीं देता है तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, तो 179 के अधीन। उत्तर न देना, प्रश्न का उत्तर न देना, ठीक है, 179 में। नेक्स्ट 180 में क्या क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है 180, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। इसमें क्या है कि आप थाने में गए एफआईआर लिखवाने के लिए, एफआईआर आपने लिखवाया, आपने सीआरपीसी पढ़ी होगी, ठीक है, वहाँ पर आपको मिला होगा कि यदि आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता, जो आप कहते हैं वो लिखता है व्यक्ति,
जो है लोक सेवक है वो लिखता है और आप क्या करते हैं, उस एफआईआर पर साइन करते हैं कि मेरे द्वारा जो जानकारी बताई गई है या जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वह सत्य हैं। वहाँ आप क्या करते हैं, अपना साइन करते हैं नीचे। बट वहीं पर आप लिखवाए तो एफआईआर, बट आपने साइन नहीं किया, कहा जा रहा है आप नहीं कर रहे हैं, तो किस सेक्शन के अंतर्गत आप दायी माने जाएंगे, तो 180 के अंतर्गत आप दायी माने जाएंगे। समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत टफ मत बनाइए किसी चीज को, इसीलिए मैंने तोड़ तोड़ के किया। पहले आप ये याद कर लीजिएगा सबसे आसान तरीके से, ठीक है। जैसे ऐसे टुकड़े में हमने बताया, जैसे ये एक लाइन से भी लिख सकता था मैं कि बी है, सी है, डी है, ई है, तो ऐसे नहीं लिखा मैंने ऐसे लिखा कि रिश्वत है तो रिश्वत के लिए दंड फिर तुरंत आ जाए। तो इस हिसाब से आप पढ़िए, जैसे आप मतलब सहूलियत से बना सकते हैं वो मैटर, उस हिसाब से आप पढ़ लीजिए, आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। तो 180 क्या हमने कहा, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। यहां क्या बात है, हस्ताक्षर बात है। चीजों को पकड़िए खाली, एक एक शब्द, हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे कोई। आगे चलिए 186, लोक सेवकों के लोक कृत्य में बाधा डालना। कोई लोक सेवक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके ड्यूटी में या उसके कर्तव्य में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा अगर उत्पन्न करता है तो वह सेक्शन 186 के अंतर्गत दायी माना जाएगा। ओके, वह ड्यूटी कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, बहला फुसला को उसको कहीं और भेज दिए कि यहां चोरी हो गई, झूठे ही आपने कह दिया, ठीक है। या किसी को गिरफ्तार करके ले जा रहा है, आप बाधा कोई उत्पन्न कर रहे हैं, वहां पर उसको छुड़ाने में लगे हैं, तो ऐसा कुछ आप करते हैं, उसके कर्तव्यों में बाधा डाल रहे हैं, तो यहां पे आप दायी माने जाएंगे 186 के अधीन। यहां पे क्या कर रहे हैं आप, लोक कृत्य में बाधा, ठीक है, लोक कृत्य में आप क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट 188, ये क्या है, ध्यान से समझिए। लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, ठीक है। यहां यह कहा जा रहा है कि लोक सेवक द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है। कैसा आदेश, जैसे आप विधि विरुद्ध जमाव नहीं होता, जब कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि वोटिंग का चल रहा है मैटर, तो वहाँ यह कहा जाता है कि 144 लागू हो गई, ठीक है। कोई बड़े एग्जाम हो रहे हो तो वहाँ 144 कहते हैं लागू हो गई। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते, एकजुट में नहीं हो सकते। वहाँ कोई आदेश ऐसा पारित कर दिया गया कि भाई 144 धारा 144 लागू है, और वहाँ पे आप क्या करते हैं, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या है, वहाँ वो दंडनीय बनाया गया कि आप उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से जो आदेश दिया गया है, आदेश पारित किया गया है, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो कहाँ दंडनीय हो गया, 188 के अधीन। सीआरपीसी में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ 144 और 133 के अधीन जो लोक सेवक का आदेश पारित किया जाता है, वहाँ विरुद्ध जमाव, ये सब चीज़ें बातें की गई हैं। जब आप पढ़िएगा सीआरपीसी तो वहाँ देखिएगा कि वहाँ कोई आदेश पारित किया जाता है और उस आदेश का को किसी भी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उसको कहाँ दायी माना जाएगा, 188 के अधीन उसको दायी माना जा सकता है, ठीक है। ये रहा 188, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे आपका, सीआरपीसी के भी पर्पज से और यहाँ के भी पर्पज से, ये दोनों ही लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए 174 क्या कहा हमने, लोक सेवक द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है और आदेश पारित किया गया है आपके उपस्थित होने के लिए, या किसी अन्य प्रकार का आदेश पारित किया गया है, आप गैर हाजिर हो जाते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। आप, ठीक है, ये आदेश ऐसा पारित किया गया, समन पारित किया जा सकता है या उद्घोषणा जारी की गई, भाई आप उपस्थित होइए, आप नहीं उपस्थित हो रहे हैं। 175 में दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया, आप नहीं कर रहे हैं, तब दंडित किया जाएगा। 176 में क्या कह रहा है, सूचना देने के लिए कोई आबद्ध है कि भाई आप किसी प्रकार का अपराध घटित होगा तो आप सूचना देंगे, आप वहां सूचना नहीं देते हैं। 176 179 में क्या है कि यहां पे कहा गया है
कि लोक सेवक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप आबद्ध हैं और वहां पर उत्तर आप नहीं दे रहे हैं, तब आपको दंड नहीं बनाया गया 179। 180 में क्या कहा गया कि FIR या कोई भी कथन है आप बोल रहे हैं तो उस पर हस्ताक्षर करना है आपको कि हाँ ये मेरे द्वारा ही कहा गया है, बट आप उस कथन पर जो बोले हैं उस पर नीचे साइन नहीं करते, तो वहां पर आपको यहाँ दंड नहीं बनाया गया 180 के अधीन। 186 में क्या कहा गया कि लोक सेवकों की लोक कृत्य में किसी प्रकार की बाधा आप उत्पन्न करते हो तो वहां पर 186 के अधीन आप दायी माने जाएंगे। लास्ट इसमें 188 में कहा गया लोक सेवक द्वारा कोई भी आदेश पारित किया जाता है, जैसे 144, 133 ऑफ CRPC, तो वहां पर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो वो सेक्शन 188 के अधीन दायी माना जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है IPC में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा किस सेक्शन में क्या है, एक दो बार आप पढ़ेंगे ये तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, धीमे धीमे पढ़िए, हो जाएगा तैयार आपका। पहले ये निर्वाचन वाला ख़त्म कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ आइएगा दंड में क्या क्या वो व्यक्ति नहीं करता है, तब किस सेक्शन में वो चीज़ें बताई गई हैं। ओके, चले ये हो गया। अब आते हैं इधर बाद में आइएगा, इधर जब खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ आइए। यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा जाए कि मिथ्या इत्तला देना या मिथ्या सूचना देना, मतलब गलत तरीके से सूचना देना या झूठ बोल देना उस चीज़ को, तो वह कहाँ है, सेक्शन 177 में बताया गया है। मिथ्या इत्तला देना या मिथ्या सूचना देना कहाँ है, 177। यहाँ एक बंच के रूप में आप पढ़ेंगे इतनी चीज़ों को, इसीलिए हमने ऐसे लिखा है 177। मैं यहाँ भी लिख सकता था, ध्यान दीजिए 177 यहाँ भी लिख सकता था 176 के साथ नीचे इसके, बट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इसी से मिलता जुलता है, तो एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए तो 177 मिथ्या इत्तला देना, 191 मिथ्या साक्ष्य देना। अब ध्यान से पढ़िए, आप समझिएगा, मिथ्या साक्ष्य देना मैंने कहा, और 192 क्या है, मिथ्या साक्ष्य गणना। क्या अंतर है दोनों में समझिए। मिथ्या साक्ष्य देना, मुंह से आप बोलते हैं, अब कोई कथन करते हैं, न्यायालय में जाते हैं और कोई झूठा वक्तव्य देते हैं, झूठी चीजें बोलते हैं वहां पर, तो आप क्या करते हैं, मिथ्या साक्ष्य देते हैं। राम ने मारा था, आप कहते हैं नहीं श्याम ने मारा था। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे झूठी गवाही आप दे रहे हैं जैसे न्यायालय में, तो मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं। गणना क्या है, मिथ्या साक्ष्य गणना, मिथ्या साक्ष्य गणना जैसे कि मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, ये ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास क्या है, एक बॉक्स है, ए के पास ये मान लीजिए बॉक्स है। बी क्या करते हैं, बी ये करते हैं कि इनको फंसाने के लिए, ए को फंसाने के लिए उस बॉक्स में कुछ ऐसी वस्तु रख देते हैं, मान लीजिए अंगूठी रख देते हैं या हार रख देते हैं, ऐसा कुछ बी क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। इस वजह से प्लांट करके पूरा रखते हैं, वहां रखते हैं कि ए चोरी का दायी माना जाए, कि जब इसकी बॉक्स की तलाशी हो तो पुलिस आए तो ये समझे कि भाई इन्हीं के बॉक्स से मिला है तो यही चोर हैं। इस वजह से ये प्लांट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, बी ने क्या किया, यहाँ पे गढ़ा है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। ठीक है, मतलब कोई चीज प्लांट करना, गढ़ना मतलब कोई चीज रख देना, वहां पे रखना मतलब कोई वस्तु ही नहीं। जैसे आप कोई पेपर है, आप नहीं लिखते कि भाई कितने रुपए देने हैं बताइए, तो जैसे 100 रुपए हो गया ऐसे लिख दिया। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, वहीं पर धीमे से चोरी से एक और सुन्ना बढ़ा देता है, 100 था एक और 0 बढ़ा दिया, 1000 रुपए हो गया। तो आपने क्या किया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया यहाँ पे। यही नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई उसी में कुछ छेड़छाड़ कर दें आप, तो ये क्या हो गया, मिथ्या साक्ष्य आपने गढ़ दिया है। मिथ्या साक्ष्य देना, मुंह से आपने बोला, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, कुछ काम कर दिया वहां पर,
कुछ वस्तुएं प्लांट कर दिया, या 100 रुपये लिखा था 1000 कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे कुछ मैटर था उसमें कुछ काट छींट करके अपना चीजों को उसमें लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, मिथ्या साक्ष करना। अब देखिए ये हुआ मिथ्या साक्ष्य देना 191, 192 मिथ्या साक्ष्य गणना एक। अब इन दोनों का दंड 193 में है कि आप मिथ्या साक्ष्य चाहे देंगे या गढ़ेंगे तो उसके दंड का प्रावधान कहां है, 193 में बताया गया है दंड का प्रावधान। ध्यान रखिएगा दोनों का, एक नहीं दोनों का दंड, मिथ्या साक्ष्य देना हो या गणना हो, इन दोनों का दंड 193 में बताया गया। अब ध्यान दीजिए, न्यायालय में यदि झूठी गवाही दे रहे हैं आप, न्यायालय के अंदर, न्यायालय में आप झूठी गवाही दे रहे हैं तो 7 वर्ष और जुर्माना का प्रावधान किया गया। दंड याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह भी ध्यान रहे कि कहां दे रहे हैं झूठी गवाही, न्यायालय में दे रहे हैं, न्यायालय के अंदर आप दे रहे हैं तब यह है 7 वर्ष और जुर्माना। यदि न्यायिक कार्यवाही से इतर अर्थात कि बाहर आप दे रहे हैं न्यायालय के कहीं, ठीक है, वहां आप मिथ्या साक्ष्य देते हैं तो कितना है, 3 वर्ष और जुर्माना। यह ध्यान रहे, 3 वर्ष और जुर्माना। न्यायालय में दे रहे हैं 7 वर्ष और जुर्माना, न्यायिक कार्रवाई से इतर अगर आप दे रहे हैं मिथ्या साक्ष्य तो 3 वर्ष और जुर्माना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लास्ट इसी में है 195A, क्या करते हैं, मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी देते हैं किसी को कि भाई चलो हम मिथ्या साक्ष्य देंगे, क्या करेंगे आप, या किसी से कहते हैं कि आप चलो तुम मिथ्या साक्ष्य दो, नहीं दोगे तो हम फलाने तुम्हारे लड़की को मार डालेंगे या किडनैप कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो वो आदमी मिथ्या साक्ष्य दे। तो ऐसी किसी प्रकार की धमकी आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, ठीक है, तो यहां पे आप दंडित किए जाएंगे। कितना, 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों से। ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों से। यहां 7 वर्ष और जुर्माना है, ये ध्यान रखिएगा। न्यायालय में झूठी गवाही दे रहे हैं तो 7 वर्ष और जुर्माना। यहां आप मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी दे रहे हैं तो 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों से, ठीक है। ये इसका बहुत महत्व है, ये ध्यान से पढ़ा करिए। या हुआ और हुआ, ठीक है, ये हमने बताया है आपको। 195A जो है ये 2005 में जोड़ा गया है 195A। तो ये हुआ आपका पूरा मिथ्या साक्ष्य से संबंधित, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मैं दंड बता रहा हूं कि 7 वर्ष जुर्माना या 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों से, तो इसको एक बार आप लोग भी बेयर एक्ट में एक बार देख लिया करिए। हो सकता है कि भाई ह्यूमन बीइंग कुछ फॉल्ट हो जाए, मिस्टेक हो जाए, लिखने में हो जाए, तो उसको एक बार आप लोग भी देख लिया करिए, क्या वाकई में इतना है, एक बार मिला लिया करिए आप लोग प्लीज, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कैसे कैसे पढ़ना है। एक ग्रुप में हमने ये पढ़ा, ठीक है, फिर हमने ये एक ग्रुप में पढ़ा, इसको एक बंच में, फिर हमने इसको एक बंच में पढ़ा। तो ऐसे पढ़िए एक एक बंच में, तो ये क्या होता है कि छोटा छोटा लगेगा और आप आसानी से तैयार कर लेंगे उस मैटर को। यहां हमने क्या पढ़ा, मिथ्या इत्तला देना, सूचना दे रहा है 177, मिथ्या साक्ष्य देना 191, मिथ्या साक्ष्य गणना 192, साक्ष्य देना या गणना के लिए दंड है 193, न्यायालय में कर दिया तो 7 वर्ष और जुर्माना, न्यायालय के बाहर न्यायिक कार्रवाई से इतर दिया तो 3 वर्ष और जुर्माना प्रावधान है, मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी दे दिया तो 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 195A कब जुड़ा है ये याद रहे, 2005 में इसको जोड़ा गया है 195A। ये अधिकतर पूछा जाता है, मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी कहाँ है प्रावधान, तो सेक्शन 195A, ये याद रहे आपको। तो ये रहा आपका। आइए इधर देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जो सेक्शंस बस आपको पता होना चाहिए, कि इस सेक्शन में ही ये चीज़ें कही गई हैं, बस ये इतना याद रखना है। और ये इम्पॉर्टेंट है पूरा, यहाँ तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। चलिए इसमें देखिए सेक्शन 201, अपराध के साक्ष्य का छिपाना, ठीक है, अपराध के साक्ष्य का छिपाना।
यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, इसने किसी का मर्डर किया है, मान लीजिए बी का मर्डर किया, तो सी क्या करते हैं, लाश को छिपाने के लिए, इनकी लाश को छिपाने के लिए सी भी उसमें मदद करते हैं, पैर और पकड़ लेते हैं, कहीं भैया चलो हम भी छिपा देते हैं, आप अकेले कहाँ हैं, हम भी आएंगे साथ में। तो यहां पे क्या है, छिपा रहे हैं, तो ये अपराध के साक्ष्य का छिपाना या सबूत आप मिटा रहे हो, ठीक है, सबूत आप मिटा देते हैं, तो कहां आप दायी होंगे, सेक्शन 201 के अंतर्गत आपको दायी माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अपराध को छिपा रहे हैं, अपराध के साक्ष्य को छिपा रहे हैं, ध्यान रहे। चलिए 228A, ठीक है, 228A, इसमें क्या है, बलात्संग पीड़िता का पहचान प्रकट करना दंडनीय है। यहां यह कहा गया है कि जिस महिला का रेप हुआ है उस महिला के नाम को प्रकाशित नहीं किया जाएगा, सबके सामने उजागर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, इसलिए नहीं किया जाता कि वो उससे क्या होगा, उसकी छवि जो है वो धूमिल हो जाती है, ठीक है, थोड़ा जो उसका समाज में रुतबा होता है उस पर लोग फालतू में उंगली उठाने लगते हैं। इस चीज को बचाने के लिए उसके सम्मान को, आत्मसम्मान को ठेस न लगे, इसलिए उसके नाम को उजागर नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यदि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसके नाम को उजागर करेगा तो उसको यहाँ पे दंड का प्रावधान किया गया है, सेक्शन 228A में किया गया है, ध्यान रखें। चलिए सेक्शन 229A, 228 ये था, 229 क्या है, 29A है, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता, अर्थात कोई व्यक्ति अपराध किया गया रहा होगा तो उसे न्यायालय के द्वारा जमानत पर छोड़ा गया है या बंधपत्र पर छोड़ा गया है, तो वो न्यायालय में हाजिर नहीं होता। आपको ये पता होगा कि जब जमानत पर या बंधपत्र पर छोड़ा जाता है तो इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि जो तिथि उसमें लिखी गई, जो कंडीशन लिखी गई है, आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं, तभी आपको जमानत दी जा रही है कि जब जब न्यायालय को आवश्यकता होगी और तब तब आप आएंगे, जब जब न्यायालय आपको बुलाएगा तब तब आप उस डेट को आएंगे, ठीक है। इस शर्त पे आपको छोड़ा जाता है और आपको बुलाया जाता है, आपको छोड़ दिया गया है, आपको बुलाया जा रहा है, आप नहीं आ रहे हैं, तो आपको दंड का प्रावधान किया गया सेक्शन 229A में, पहले नहीं था, 2005 में इसको भी जोड़ा गया है, ध्यान रहे। यहां पर क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 195A यहां भी 2005 में जोड़ा गया, सेक्शन 229A यहां भी 2005 में जोड़ा गया, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां एक पंच पढ़ा, 3 सेक्शन एक साथ। 201 में अपराध के साक्ष्य को छिपाना है, 228A बलात्संग की पीड़िता को का नाम सबके सामने क्लोज नहीं किया जाएगा, 229 से क्या है, जमानत पर कोई छोड़ा गया व्यक्ति है और बुलाया जा रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, ये 229 से हो गया। चलिए आगे 230 सिक्के की परिभाषा 230 में है, सिक्के की परिभाषा, इसमें दो चीजें हैं आती हैं। देखिए इसमें दो चीज में क्या है पूछा जाता है अधिकतर, देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सिक्के की परिभाषा कहाँ है, पहला। दूसरा ये है कि क्या ये सिक्का है, सिक्के की परिभाषा की कोटि में आता है या सिक्के की परिभाषा कोटि में नहीं आता। तो हम लोग दो तरीके से पढ़ लेते हैं, क्या नहीं आता है और क्या आता है, दोनों चीजें हम पढ़ लेते हैं। तो क्या शामिल है सिक्के की परिभाषा में, उसको देख लेते हैं। कंपनी रुपया ये शामिल है, ध्यान रहे। फर्रुखाबादी रुपया इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्रुखाबादी रुपया, ये दोनों चीजें क्या है शामिल मानी गई। क्या नहीं शामिल माना गया है उनको देख लीजिए, कौड़ियां, अस्टांपित तांबे के टुकड़े और पदक, जो पदक नहीं अवार्ड मिलते हैं वो सिक्के की परिभाषा में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ लिया सिक्के की परिभाषा में। इसके बाद आता है सिक्के का कूटकरण 231,
230 में क्या है, सिक्के की परिभाषा का प्रावधान किया गया। 231 में क्या है, सिक्के का कूटकरण बताया गया है। ध्यान रहे यहां पे कूटकरण शब्द यूज किया गया है, सिक्के का कूटकरण 231 में। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कूटकरण कहाँ है, किस सेक्शन में कूटकरण है, इसके विषय में हमें बताइएगा। दो हमने आपको होमवर्क दिया है, दोनों क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा था कि प्रतिरूपण, इससे पहले की वीडियो में हमने प्रतिरूपण पढ़ा किस सेक्शन में है, और दूसरा हमने क्वेश्चन पूछा है कि कूटकरण कहाँ है। यहाँ जैसे सिक्कों का कूटकरण है 231 में, सिर्फ कूटकरण किस सेक्शन में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये एक पेयर हुआ। अब एक दो सेक्शन और इसमें एक साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 268 क्या है, लोक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस की बात करता है, मतलब ऐसा न्यूसेंस जो आम जनमानस को दिक्कत पैदा कर दे, परेशानी में डाल दे, ठीक है। तो उसको क्या कह रहे हैं, लोक न्यूसेंस। उनके आवाजाही में या किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाए, उनको कठिनाई या परेशानी हो जाए, तो उसको क्या कह रहे हैं, लोक न्यूसेंस कह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक रोड है चलती फिरती, ज़्यादा चलती फिरती है, वहाँ पे किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, आधे रोड पे अपना टेंट गाड़ दिया। कोई प्रोग्राम है इनका, रामायण है या शादी है, विवाह है, जो भी कुछ भी है उनके यहाँ, तो उन्होंने क्या है, आधी रोड को ही कवर कर लिया। इससे क्या हुआ, पूरे रोड पे जाम लग गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लोक न्यूसेंस कर दिया। या कोई व्यक्ति है जो मेन रोड है आपका, उसी पे खुदाई कर दिया, खोद दिया किसी काम से, तो उन्होंने क्या किया, लोक न्यूसेंस कारित कर दिया, जिससे आवागमन जो है वो प्रभावित हो रहा है, जनमानस प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, लोक न्यूसेंस है। 268 में सिर्फ ये याद रखिए, लोक न्यूसेंस किस सेक्शन में है, 268 में। दंड कहाँ है, यदि कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस क्रिएट करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ पे है, तो ये 290 में दंड का प्रावधान किया गया। कितना, 200 रुपये जुर्माना। ध्यान रहे यहां कारावास की बात नहीं है, सिर्फ जुर्माना की बात है, ध्यान रहे, ठीक है। ये 200 रुपये जुर्माना, यहां पर ये 200 रुपये जुर्माने की बात की गई। अब एक होमवर्क और है आपके लिए, दो तो ऑलरेडी हमने दिए हैं, एक होमवर्क और रहेगा आपको। थोड़ा सा सर्च किया करिए, क्या ऐसा चीज हम यूनिक सर्च कर सकते हैं। एक होमवर्क और है कि देखिए ये आईपीसी में ऐसा दंड है जो सिर्फ जुर्माने से है, और कहाँ है जो आईपीसी में है कि जो सिर्फ जुर्माने से है। अगर आपको मिलता है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कहाँ, किस सेक्शन में ऐसा प्रावधान किया गया है जहां सिर्फ जुर्माने से ही दंड दिया गया है, कारावास की बात नहीं की गई है। जैसे 1 माह का कारावास, 6 माह, ये सब बात नहीं की गई, सिर्फ जुर्माना की बात की गई। ऐसा कौन सा सेक्शन है, मिल जाएगा तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए, तो ये हो गया 268 लोक न्यूसेंस, उसके लिए दंड का प्रावधान 290 में 200 रुपये जुर्माना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आता है, देखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण पूछा जाता है। कोई जल को प्रदूषित कर दे रहा है, टंकी लगी हुई है, चले गए नहाने के लिए उसी में, तो ये सब क्या है, आप प्रदूषण कर रहे हैं। उसी से लोग पानी पीते हैं, आप चले गए वहां नहाने के लिए, घुस गए उसमें टंकी में, तो आप क्या कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो कहां दंड दिया जाएगा, 277 में। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये कारखाना लगा दिया, चिमनी लगा दिया, जिससे पूरा वायु ही प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई काम अपने घर में या ऐसा कुछ कर दिया जिससे वातावरण जो है वो पूरा प्रदूषित होने लग रहा है, तो आप कहाँ दंडित किए जाएंगे, 278 में। 277 जल प्रदूषण, 278 वायु प्रदूषण, ठीक है। इसमें लास्ट में सेक्शन 279 में क्या है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन को चलाना या हाँकना दंडनीय बनाया गया है, ठीक है। सलमान खान का एक मैटर था, इससे ही संबंधित था एक, कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दिया मेन रोड पे ही, लोग जो बैठे हुए थे भिखारी सो रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था उन्होंने, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये 279 है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन
चलाना या हाँकना। जैसे कि आपको पता है कि एक बिजी रोड है और उस पर आप तेजी से स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं आप लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चला रहे हैं, ठीक है। या बिजी रोड है, उसमें आप अपनी जो जानवर है उसको हाँक दे रहे हो, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो आपको कहाँ दंडित किया जाएगा? 279 में। तो क्या पढ़ा हमने? 277 जल प्रदूषण, 278 वायु प्रदूषण, 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से आप कोई वाहन चला दे रहे हैं या किसी प्रकार का जानवर या कुछ भी हाँक दे रहे हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा। अब आइए यहां से, अब आप इधर आ जाइए। 4 सेक्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फिर ये समाप्त हो जाएगा। 292 में क्या कहा गया? अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। कि कोई व्यक्ति क्या करता है? अश्लील पुस्तक का विक्रय करता है, ठीक है। अश्लील पुस्तक का विक्रय करता है, तो कहां दंडित किया जाएगा? 292 किया जाएगा। देखिए 292 जो है वो हिकलिन का नियम, जब आपसे ये पूछा जाए कौन सा सेक्शन हिकलिन के नियम से संबंधित है, तो आप बताइएगा सेक्शन 292 को कहा जाता है, हिकलिन का नियम कहा जाता है 292, ठीक है। नेक्स्ट 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय। तरुण मतलब 20 वर्ष से कम आयु, यहां ध्यान दीजिएगा, एज पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति तरुण व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। अगर 20 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है और आप उसको क्या कहते हैं? अश्लील वस्तुओं को विक्रय करने के लिए देते हैं, तो आप दंडित किए जाएंगे सेक्शन 293 में। ध्यान रहे 292 में आप खुद विक्रय कर रहे हो पुस्तकों का, 293 में आप देते हो किसी को किसको? तरुण व्यक्ति को, जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम है, उस व्यक्ति को देते हो। जैसे कोई अश्लील मैगजीन हो गई, सीडी हो गई, या कोई भी अन्य चीजें जो अश्लील प्रकार की हैं, वो आप उस व्यक्ति को देते हो, ठीक है। तो आप दंडित किए जाओगे 293 में। 294 में अश्लील कार्य आप करते हैं। 2 चीजें आप करते हैं यहां, अश्लील कार्य करते हैं या अश्लील क्या करते हैं? गाने गाते हैं। बजा दिया गाना, अश्लील गाना, तो यहां पे क्या है? आप दंडित किए जाओगे 294 के अंतर्गत कि अश्लील कार्य और गाना गा रहे हैं आप या गाना बजा रहे हैं आप, तो आप दंडित किए जाएंगे 294। लास्ट सेक्शन हमारा है 297। ये क्या है? इसमें यह कहा गया कब्रस्थानों आदि में अतिचार करना। कब्रस्थानों आदि में अतिचार करना, इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए कि किसी महिला का एक्सीडेंट हो गया है, उसको कब्र के पास ले जाया गया है, ठीक है, और ऐसी महिला है कि दफन किया गया है या जो भी किया गया, कोई व्यक्ति आता है उसको निकाल के उसी के साथ रेप कर देता है। जो मर चुकी महिला, ध्यान रखिएगा, जो मर चुकी महिला है उसके साथ रेप की कंडीशन बन जाती है, वैसा कुछ कर देता है, शारीरिक संबंध बना देता है, ठीक है। तो वहां पर वह व्यक्ति जो है वो सेक्शन 297 के अधीन दंडित किया जाएगा, ठीक है। 376 या 375 के अधीन नहीं, ये ध्यान रखिएगा, वहां नहीं दंडित किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वहां जीवित महिला के साथ किया जाता है। यहां क्या है? यहां मृत महिला के साथ किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहां 297 के अधीन आएगा। यदि जैसे कि कब्रिस्तान में कुछ चीज़ें हैं, लोग जलाने के लिए जाते हैं लोगों को, आप वहाँ कुछ ऐसा गलत कार्य कर देते हैं, ठीक है, अत्याचार, किसी प्रकार का अत्याचार आप कर देते हैं, तो वहाँ आप 297 के अधीन दंडित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। 292 क्या कहा हमने? अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आप कर रहे हैं। 293 में क्या है? तरुण व्यक्ति को आप कोई चीज़ बेचने के लिए दे रहे हैं।
294 अश्लील कार्य और गाने आप बजा रहे हैं या कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं। 297 कब्रिस्तानों आदि में अतिचार आप कर रहे हैं। ठीक है, हेकलिंग का नियम याद रहे 292 को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो ये हमारा पूरा 171A से लेकर 298 तक कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग 299, 300 आगे के सेक्शंस को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं अब है, अब सिर्फ एक एक लाइन का है सेक्शन, आपको उतना पढ़ना। जहाँ ज़रूरत है थोड़ा विस्तार करके पढ़ने की, वहाँ मैं पूरा विस्तार करके पढ़ाऊँगा, आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा सर हट जाए करिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। भाई आपको PDF दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है? इसीलिए दी जा रही है, हमको क्यों हटा देते हैं? हमको मत हटाइए। ठीक है, आप घबराइए नहीं, PDF मिल रही है आपको। ठीक है, PDF अच्छा से मतलब क्लियर, कोशिश करता हूँ कि पूरी क्लियर ही रहे, तो PDF मिल जाएगी। आप सिर्फ फोकस करिए कि क्या मैं बता रहा हूँ, समझा करिए उस चीज़ को। बस आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा और PDF नहीं मिल रही है, अरे हट नहीं रहे हैं सर, हाँ कैसे नोट करूँ, वो चीज़ छोड़िए। आप समझिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, उस चीज़ को समझिए। लिखने को देखिए बैरक में लिखा ही है, बट कैसे पढ़ना है मैं यहाँ ये बताने आया हूँ। लिखा तो सब चीज़ है, कुछ अलग से मैंने नहीं बताया बैरक से अलग, बट कैसे पढ़ना है वो क्राइटेरिया मैंने बताया, किस हिसाब से हम पढ़ें। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।